हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारे सिविक्स का इसी चैप्टर का वीडियो नंबर 2 देखने वाले हैं। और इसके पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को वॉच करें ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आज इस वीडियो में देखो, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस को हम लोगों ने सुनी थी, पढ़ी थी और समझने की कोशिश करी थी। क्या वो डेफिनेशन थी? डेफिनेशन ये थी डेमोक्रेसी की कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। ये हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी। इसी डेफिनेशन के साथ साथ हम लोगों ने देखा था डेमोक्रेसी के जो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स थे। कौन से 3 इंपॉर्टेंट पिलर थे? जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव्स, सेकंड नंबर पे आता है जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। आपस में बोल सकते हैं इसका सीक्वेंस आगे पीछे। तो ये 3 हम लोगों ने जो पिलर्स थे डेमोक्रेसी के, ये हम लोगों ने देखने की कोशिश करी थी। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये डेमोक्रेसी का जो है डेफिनेशन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसको हम इतनी डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं? तो देखो, इसका आंसर मैं देने जा रहा। तो पहले एक चीज़ आप समझो कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में आपके टीचर आए। कोई भी टीचर हो सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हो सकता है, मैथमेटिक्स के हो, साइंस के हो, कोई से भी टीचर हो। क्लास में टीचर्स आते हो, टीचर्स जैसे ही बच्चों से बोलते हैं कि जो भी बच्चा क्लास में जो वीक स्टूडेंट है वो हाथ अपना ऊपर करे। अच्छा ठीक है, जैसे टीचर ने बोला, क्या बोला कि जो भी बच्चा क्लास में वीक हो वो अपना हाथ ऊपर करे। अब बहुत देर हो गई, देखा क्लास में सब टीचर्स ने इधर देखा उधर देखा, सब जगह देखा, किसी भी बच्चे ने हाथ ऊपर नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि सभी बच्चों को लगता था कि वो इंटेलिजेंट है। अब आप खुद सोचो जरा, आपको पता है कि क्लास में अगर आप खुद हो तो आपको पता है कि कुछ बच्चे क्लास में जो बिलो एवरेज आते हैं और कुछ जो है अबव एवरेज आते हैं। मतलब कि कुछ बच्चे वीक हो सकते हैं लेकिन उन्होंने भी हाथ ऊपर नहीं करा है। क्यों नहीं करा है? क्योंकि एग्जैक्ट डेफिनेशन जो थी, एग्जैक्ट सर या टीचर्स क्या बोलना चाह रहे थे, किनको वो वीक बोल रहे हैं, किनको वो बिल्कुल बहुत इंटेलिजेंट मान रहे हैं, वो उन्होंने क्लियर नहीं करा था। अब अगर मान लो टीचर्स ये कहता है कि जो भी बच्चा हमारी क्लास में जिसके भी नंबर 99% से ज़्यादा हैं वो हाथ या 99 से कम है वो हाथ ऊपर करे जरा। तो जब टीचर ने देखा, टीचर शॉक्ड, सारे बच्चों के हाथ ऊपर। हो सकता है आप जो वीडियो देख रहे होंगे आपका नहीं होगा हाथ, क्योंकि आप 99 से अबव लाए होंगे, लेकिन सारे बच्चों के हाथ ऊपर हो गए थे। क्यों? क्योंकि इस टाइम टीचर ने एक क्राइटेरिया दिया, एक टोटल डेफिनेशन में बताने की कोशिश करी थी कि जिसके भी नंबर 99 से कम है आउट ऑफ 100 वो बच्चे को मैं वीक मान रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर भी होता है। मतलब क्या था कि कोई भी बच्चा अपने आप को वीक नहीं बताता है और हर बच्चे को लगता है कि वो इंटेलिजेंट है। एक और एग्जांपल समझो जरा। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी से बच्चे से पूछने की कोशिश करना, स्पेशली उसकी स्टडी के बारे में, अच्छा तेरी प्रिपरेशन हो गई है एग्जाम के लिए? एग्जाम हो ना, एग्जाम से पहले पूछना, हाँ सब कुछ पढ़ लिया, सब याद है, A to Z XYZ क्या सारी चीज़ें याद है। और जैसे रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि वो पास भी नहीं हुआ है, फेल हो गया है। दैट मीन्स कि एग्जाम से पहले सारे बच्चे फुल कॉन्फिडेंस में रहते हैं, लेकिन एग्जाम के बाद जैसे ही क्वेश्चन आते तो बच्चों को समझ में आ जाता है कि हमारे नंबर जो है, जो उसने पढ़ा था समझा था, वो इतने अच्छे नहीं थे। इसी तरीके से हम लोगों को डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस को भी जब हम पढ़ते हैं, और वो कौन सी डेफिनेशन है? डेफिनेशन है डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इस डेफिनेशन में 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपके माइंड में आना चाहिए। कैसे क्वेश्चंस? जैसे फॉर एग्जांपल, हु आर द रूलर्स? क्या है डेफिनेशन में? डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रूलर्स। तो हु आर द रूलर्स? रूलर्स कौन होंगे? किसको हम रूलर्स बोल सकते हैं, किसको हम रूलर्स नहीं बोल सकते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। क्योंकि रूल तो हर कोई करता है। मोनार्की सिस्टम में भी तो रूल करता है, उसको भी राजा को भी रूलर बोलते हैं। डिक्टेटरशिप में भी तो रूल किया जाता है, उसको भी रूलर बोलेंगे। और डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट में जो रूल कर रहा है उसे भी रूलर बोलेंगे। तो रूलर कौन है? उस रूलर को स्पेसिफाई करने की कोशिश है, जरूरत है हम लोगों को उसको स्पेसिफाई करना चाहिए। नहीं तो ये डेफिनेशन को बहुत लोग गलत तरीके से इंटरप्रिटेट कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा हमारे माइंड में? हु आर द रूलर्स? कौन रूलर्स होंगे? इसी तरीके से इसी डेफिनेशन में हम आगे जाते हैं। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। रूलर्स आर इलेक्टेड। इलेक्टेड मीन्स कि इलेक्शंस की बात की जा रही है। हाउ वी आर इलेक्टेड द रूलर्स? कैसे हम रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन क्या बनना चाहिए? कैसे हम रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं? हाउ वी आर इलेक्टिंग द रूलर्स? रूलर्स को इलेक्ट कैसे किया जा रहा है, क्या तरीका है, कौन से तरीकों को सही कहा जाता है, कौन से तरीकों को गलत कहा जाता है, उसी के लिए तो इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम है,
क्लास में एग्जाम है, आप सारे बच्चे हैं, या टेस्ट मान लेते हैं, एग्जाम में तो पॉसिबल नहीं है, आपकी क्लास में यूनिट टेस्ट चल रहा है, और उस यूनिट टेस्ट के अंदर क्या हुआ कि टीचर ने कुछ क्वेश्चन दिए थे, कुछ बच्चे तो जो याद था मन से जितना याद करके आए थे ना, वो सारे क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर लिख रहे, और कुछ बच्चे चीटिंग करके कुछ नोट्स लेके आए, कुछ हाथ में से लिख रहे, या इधर उधर की कॉपी में से देख के लिख रहे। तो क्या उसके नंबर हम मान सकते हैं कि उसमें जेन्युइन तरीके से, सही तरीके से नंबर आए? नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि उसने तो वो कुछ याद ही नहीं किया था, वो तो किसी अदर की नोटबुक्स में से देख के आंसर लिख रहा था। दैट मीन्स कि वो कॉपी पेस्ट कर रहा था। तो सेकंड क्या क्वेश्चन आना चाहिए हमारे माइंड में? हु आर दी, हाउ वी कैन इलेक्टेड द रूलर्स, कैसे हम रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इसी डेफिनेशन में थर्ड क्वेश्चन और आपके माइंड में आना चाहिए, हु आर द पीपल्स, पीपल्स कौन होंगे? दैट मीन्स कि कौन लोगों की बात की जा रही, किसकी बात की जा रही, किसको हम पीपल्स बोलेंगे। मान लो हमारे देश में इलेक्शन है, तो इलेक्शन हो रहे तो हमारी कंट्री के ही लोग वोट देंगे या किसी और कंट्री के भी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हु आर द पीपल्स। सबसे पहले रूलर्स कौन होंगे। सेकंड नंबर पे हम बोल सकते हैं हाउ वी कैन इलेक्टेड द पीपल, कैसे हम इलेक्टेड कर रहे हो। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन आना चाहिए कि हु आर द पीपल्स, पीपल्स कौन होंगे। एंड फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन जो होना चाहिए आपके माइंड में, हाउ गवर्नमेंट इज फॉर्म, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म की जा रही है, ये कैसे अब रूल किया जा रहा है। तो दैट इज द फोर क्वेश्चन जो है हम इस डेफिनेशन में समझने की कोशिश करेंगे और इसको बहुत हद तक क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल नहरो जो लाइन है ना, उस नहरो लाइंस के हम आसपास जाने की कोशिश करेंगे कि कौन रूलर से क्या सारी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और इसी वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं कि हु आर द रूलर्स, रूलर्स किसको बोला जा सकता है। तो मैं रूलर्स को समझाऊं तो उससे पहले हम एक स्टोरी लेते हैं, एक कहानी, एक स्टोरी समझते हैं। अब की बार अंधेरी नगरी चौबट राजा की कहानी नहीं सुनाएंगे। अब की बार हम देखते हैं हमारे प्रिय सबसे प्यारे पड़ोसी मित्र देश जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करते हैं। अगर आप देखोगे मैप में, मेरे पीछे यहाँ पे पाकिस्तान दिख रहा है, बिल्कुल इंडिया का पड़ोसी नेबर है। हम इसी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन थी, पहले आप देखो, पहले स्टोरी समझो, उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि क्या सही है और क्या गलत है। ये मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश भी नहीं करूँगा। अब देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा था। पाकिस्तान के अंदर स्पेशली बात करूँ मैं तो 99 की बात की जा रही है, मतलब 1999, बहुत सारे 99 आ गए यहाँ पे। तो 1999 की बात की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ था, पाकिस्तान के स्पेशली जो मिलिट्री आर्मी होती है ना, जैसे हर देश में एक आर्मी होती है, जैसे हमारे देश में, भारत देश के अंदर भी आर्मी है, जो सैनिक है, जो सोल्जर्स है, उनके जो लीडर्स, उनके जो हेड होते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी थी, उस आर्मी के हेड, क्या नाम था उनका, उस आर्मी के हेड जिनका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, तो मैं बार बार अब मुशर्रफ बोलूंगा, इतना बड़ा नाम नहीं बोलूंगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा, मुशर्रफ थे। अब ये जो मुशर्रफ थे ना, ये क्या थे, इन्होंने क्या करा, अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर 99 के अंदर पाकिस्तान की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड मतलब जिसको लोगों ने चुना था, जो सरकार बनी थी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट से मैं सिंपल बोलूँ तो जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उस प्रधानमंत्री को क्या कर देते हैं, या उस गवर्नमेंट को हटा देते, हटा के क्या करते, दैट मीन्स की ओवरथ्रोन कर देते, उस इलेक्टेड गवर्नमेंट को ये हटा देते। कौन, मुशर्रफ। पहली चीज ये करी। सेकंड नंबर पे क्या करा इन्होंने, उस गवर्नमेंट को हटाने के बाद खुद को अपनी जो पोस्ट है, जो जनरल थे ना, जनरल परवेज मुशर्रफ, ये अपनी पोस्ट को क्या एक नया नाम दे देते। और कौन सा नया नाम देते, ये नया नाम देते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सेकंड चीज क्या करी, सेकंड चीज उन्होंने करी कि अपनी पोस्ट को वो चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम दे देते। थर्ड नंबर पे क्या करते, कुछ टाइम बाद ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव का पोस्ट था ना, इस पोस्ट को रीनेम करते हुए इसको एज अ प्रेसिडेंट का नाम दे दिया जाता। तो तीन चीज करी, पहला इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया, सेकंड नंबर पे क्या करा, अपनी जो पोस्ट है उस पोस्ट को क्या दे दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव। थर्ड नंबर पे अपने आप को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया। ये तीन चीज हम लोगों ने देखी। इसके बाद वो क्या करते हैं, खुद को प्रेसिडेंट बनाने के बाद वो एक रेफरेंडम करते हैं। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, रेफरेंडम का मतलब ये होता है कि एक ऑल द कंट्री के सारे लोगों की मेजोरिटी, जितने भी पीपल्स है ना, उन सभी लोगों का एक वोट लेने की कोशिश करते हैं। वोट से मतलब एक किसी टॉपिक पे सहमति, जिसे हम बोलते हैं कि नहीं, क्या हमारे इंडिया के अंदर जो है स्पेशली ये 9th और जो 10th इस एग्जाम को हटा देना चाहिए, इस बोर्ड एग्जाम को हटा दे, क्या इस तरीके से हो सकता है, गवर्नमेंट पूछे। तो ये जो पूछने का तरीका था, इसी तरीके को हम बोल सकते हैं रेफरेंडम, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ द पीपल्स की एक तरीके से राय ली जाती है। राय मतलब खाने वाली राय की बात नहीं कर रहे,
राय मतलब उनकी चॉइस की बात की जा रही है, उनकी विलिंग की बात की जा रही है कि वो क्या चाहते हैं। इस तरीके से रेफरेंडम कराया। और इस रेफरेंडम में क्या होता है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो परवेज मुशर्रफ को जो प्रेसिडेंट थे उनका एक्सटेंशन, उनका 5 ईयर एक्सटेंशन कर दिया जाता, मतलब उनको और 5 साल तक काम करने की परमिशन मिल जाती है। किससे? रेफरेंडम के कारण। अब ये रेफरेंडम भी हो गया है। रेफरेंडम को बहुत जगह क्रिटिसाइज किया गया, स्पेशली पाकिस्तान की मीडिया हो। पाकिस्तान की मीडिया ने क्या करा, उन्होंने बोला कि रेफरेंडम जो है मैल प्रैक्टिस, गलत तरीके से कराया गया है, इसको ईमानदारी से नहीं कराया था। कैसे कराया? चीटिंग के थ्रू कराया। जैसे हम लोगों ने देखा था कि नहीं, वहाँ पे जो कॉपी पेस्ट कर रहा था, इसी तरीके से उनका कहना था कि इलेक्शंस कैसे? चीटिंग के थ्रू। पहले चीज़। सेकंड नंबर पे जो स्पेशली जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो एनजीओ, उन्होंने भी इसको क्या करा, क्रिटिसाइज करा कि बोले रेफरेंडम गलत है, कोई बात नहीं, जो सारी चीज़ें हो, लेकिन रेफरेंडम हो गया। रेफरेंडम के बाद क्या हुआ कि जो परवेज मुशर्रफ थे इनको 5 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है, मतलब ये 5 साल तक और उस कंट्री पे रूल करेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आगे यहाँ पे होता है कि जो परवेज मुशर्रफ है ना, ये क्या करते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कुछ चेंजेस कर देते हैं, कुछ अमेंडमेंट कर देते हैं। कैसे अमेंडमेंट करते हैं? देखो, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है कि जो लिखी हुई चीजें ना, स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रूल्स है, उन रूल्स के अंदर चेंज करना, उस रूल्स के अंदर एडिटिंग करना, उस रूल्स के अंदर मॉडिफिकेशन करना। जैसे आप एग्जाम में करते हो, बाय मिस्टेक अगर आप लोगों से कुछ एग्जाम में क्वेश्चन या आंसर गलत लिखा जाता था, उसको कट करके और आगे पीछे नहीं करते हो, इसी तरीके से अमेंडमेंट किया जा रहा है, उन चीजों को सही किया जा रहा, करेक्ट किया जा रहा। तो ये क्या करते हैं परवेज जनरल मुशर्रफ, ये अमेंडमेंट इस तरीके से करते हैं कि स्पेशली क्या एक नया नियम बना देते। क्या नियम बना देते कि अब पाकिस्तान के जो ये प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट पाकिस्तान की नेशनल असेंबली हो या प्रोविंशियल असेंबली हो, इन दोनों असेंबली को डिसमिस कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, इस असेंबली को हटा सकता है। समझो हमारे इंडिया के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया के अंदर जो लोकसभा होती है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर राज्यसभा है, इसी तरीके से जो पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है, उस नेशनल असेंबली को हटा दिया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। किसके द्वारा? पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के द्वारा। उस समय कौन प्रेसिडेंट थे? उस समय प्रेसिडेंट थे मुशर्रफ। ठीक है, ये चीज कर दी है। इसी के साथ साथ एक लीगल फ्रेमवर्क, एक लीगल सेटअप कर दिया जाता है। किस चीज के लिए? कि जितने भी सिविलियन जो कैबिनेट्स थे, इन सारे कैबिनेट्स या मिनिस्टर्स को कौन सुपरवाइज करेगा? इन सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को सुपरवाइज करने वाले लोग होंगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबर। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर कौन होते हैं? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबर होते हैं वही आर्मी मैन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर फिर इलेक्शंस होते हैं। और बहुत सारी चीज़ें बता दी। बहुत सारे बच्चे बोलोगे सर ऐसे दिमाग पे कंफ्यूज करके, सर क्या बता आपने, क्या क्या चीज़ें बोल दी है, कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आई। तो मैं एक बार वापस से इन सभी चीज़ों को रिकैप करने की कोशिश करता हूँ, वापस से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, थोड़ा फास्ट बोलूँगा, समझना। पहली चीज़ क्या हुई? पाकिस्तान के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उस इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्या करते हैं? हटा देते हैं। कौन हटाता है? पाकिस्तान के एक आर्मी जनरल जिसका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। पहली चीज़। सेकेंड नंबर पर गवर्नमेंट हटाने के बाद वो क्या करता है? अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव का पोस्ट करता है असाइन। थर्ड नंबर पे उसी पोस्ट को रीनेम करके बाद में प्रेसिडेंट कर दिया जाता है। फोर्थ नंबर पे रेफरेंडम लेके आते हैं। रेफरेंडम के बाद क्या करते हैं? लीगल फ्रेमवर्क के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया जाता है। उस अमेंडमेंट के बाद क्या करते हैं? फिफ्थ नंबर पे लीगल फ्रेमवर्क जो है, उस लीगल फ्रेमवर्क के अंदर एक चीज डिजाइन करते हैं जिसके अंदर जितने भी सिविलियन जो कैबिनेट्स है या जितने भी जो मिनिस्टर्स है, जो नॉर्मल या कॉमन मिनिस्टर्स है, ये सारे मिनिस्टर्स को अब हेड कौन करेगा? इन सारे मिनिस्टर्स को सुपरवाइज करने वाले हैं और जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और इसके बाद पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें थी। अब आप बोलोगे सर इसके बाद इलेक्शन हुए तो हुआ क्या इसमें? एग्जैक्टली किस चीज की बात कर रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो अभी हम वो सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के बाद मान लो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जिनको लोगों ने वोट दिया है वो डायरेक्ट डिसीजन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? आप खुद सोचो जरा। सर आप कुछ बच्चे का बोलना होगा सर ले पाएंगे, और कुछ का सोचना होगा नहीं ले पाएंगे। तो आप सोचो जरा, जो इलेक्टेड नए रिप्रेजेंटेटिव है, इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर कौन है? आप बोलोगे सर प्रेसिडेंट है। उन्हीं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के जो कैबिनेट से जो मिनिस्टर्स है, इनके ऊपर कौन है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स कौन है? वो है आर्मी ऑफिसर। अब सोचो जरा, आर्मी ऑफिसर्स को हम लोगों ने इलेक्ट करा था। हम लोगों से मतलब पाकिस्तान के लोगों ने आर्मी ऑफिसर को इलेक्ट करा? नहीं, उनका कोई इलेक्शन नहीं हुआ, उन लोगों को इलेक्ट नहीं किया गया। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट नहीं किया गया था। इलेक्ट तो किनको किया गया? इलेक्ट तो जो पार्लियामेंट के मेंबर है उनको इलेक्ट किया गया था। लेकिन उनके पास पावर है क्या? नहीं, उनके पास कोई भी पावर नहीं है। कोई भी पावर से मतलब नॉर्मल पावर है, लेकिन फाइनल पावर, डिसीजन लेने का पावर है क्या? अब इस डिसीजन लेने की पावर को एक बार आप समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी
अभी क्या है इस ऑनलाइन के टाइम में इस कोरोना के कारण क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे जो है स्पेशली मोबाइल फोन्स के थ्रू जो है स्टडी कर रहे हैं। अब सोचो जरा, मोबाइल फोन दो तरीके से मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अपना पर्सनल मोबाइल फोन है। पर्सनल मोबाइल फोन है मतलब कि वो उस मोबाइल फोन को जब चाहे तब एक्सेस करते हैं, जब उन्हें नेट पे जो भी चीज़ वॉच करनी हो, यूट्यूब देखना हो, अमेजॉन पे प्राइम मेंबरशिप ले रखी है तो वीडियोस देखना हो, या फिर कोई सी भी चीज़ें देखना, XYZ सारी चीज़ें देखना, वो देख सकते हैं। दैट मीन्स कि वो उनके पास पर्सनल मोबाइल है, वो चैट कर सकते हैं सेम टाइम पे, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फोन है जो पेरेंट्स का है, किसी पेरेंट्स ने दिया है इस ऑनलाइन क्लासेस के टाइम में कि जब क्लासेस रहेगी तो मम्मी या पापा का मोबाइल लेके वो चला रहे हैं। अब सोचो जरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मम्मी या पापा का मोबाइल चला रहे हैं इनके पास पूरी पावर नहीं है, सुप्रीम पावर नहीं है। कैसी सुप्रीम पावर? जब मोबाइल पे जो चीज़ देखना वो नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस समय पापा अपना फ़ोन लेके जाए, हो सकता है मम्मी अपना फ़ोन वापस मांग लेगी, ला बेटू मेरे को फ़ोन दे जरा, मुझे फ़ोन लगाना है, दादी काकी नानी ताऊ किसी को भी, हो सकता है पापा फ़ोन मंगा ले, हो सकता है कि वो फ़ोन लेके चले जाए, कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स कि इनके पास जो मोबाइल है वो फुल टाइम के लिए अवेलेबल नहीं है, इनके पास पूरा पावर्स नहीं है। किसके लिए? मोबाइल के लिए। इसी तरीके से यहाँ भी समझो, इसी तरीके से तो यहाँ भी ये हुआ है, जो मेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है इनके पास पूरा पावर नहीं है। पावर है, ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जब पापा मांगेंगे या जब मम्मी मोबाइल मांगेगी तब हमको देना पड़ेगा इमीडिएटली सेम टाइम पे। हो सकता है इमरजेंसी कॉल आ जाए किसी के दादा का, पापा का, ताऊ का, काका का, चाचा का, भतीजे का, नाने का, किसका भी, तब भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी तो ऐसा ही है, यहाँ पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान के, इनके पास पावर है, गवर्नमेंट रन कर रहा है, लेकिन सुप्रीम पावर नहीं है, पूरी पावर नहीं है कि ये पूरी तरीके से डिसीजन ले पाए। क्यों? क्योंकि इनके डिसीजन को जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर चेंज कर सकते हैं। इन्हीं के डिसीजन को कौन चेंज कर सकते हैं? प्रेसिडेंट चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब कि इनके पास पूरी पावर नहीं है। और यही तो हमको समझना पड़ेगा कि रूलर्स कौन होंगे। यही डेमोक्रेसी का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि जो रूलर्स होंगे ना, वो आर द रूलर्स। रूलर्स उन्हीं को कहा जाएगा जिनके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर हो। दोज हैव द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर। वो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होना चाहिए? स्पेशली पीपल्स के पास। पीपल्स कौन? जो लोग जिन्होंने वोट दिए हैं और उनके द्वारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उन्हीं के पास सारा पावर होना चाहिए। तभी हम बोल सकते हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी है, अदरवाइज हम वहां पे डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल का एग्जांपल देखो, जिनके पास खुद का मोबाइल है उसी को हम बोल सकते हैं उनका मोबाइल है। क्यों? क्योंकि वो पापा या मम्मी का मोबाइल नहीं है, वो खुद का पर्सनल आपका मोबाइल है। इसी तरीके से किसी के पास पापा का मोबाइल है तो वो पापा का ही मोबाइल कहलाएगा, भले दिन भर आपके पास क्यों ना रहे, भले आप उससे ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन मोबाइल किसका कहलाएगा? वो मोबाइल कहलाएगा आपके पापा का ही। इसी तरीके से यहाँ भी तो चीज़ होती है। तो यही चीज़ हमको समझना चाहिए। और जो हमारे डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट और पहला फीचर्स होता है क्या, कि डेमोक्रेसी के अंदर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, और जो लोगों ने जिनको इलेक्ट किया है वही फाइनल डिसीजन मेकिंग होंगे। मतलब जिनको रूलर बनाया है, जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है, उन्हीं के पास फाइनल डिसीजन पावर होता है। तो ये हम लोगों ने पहला डेमोक्रेसी का फीचर्स यहाँ पे देखने की कोशिश करी है। ठीक है, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर्स भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और वो सेकंड फीचर समझाओ तो अभी हम लोगों ने हमारी प्यारी कंट्री पाकिस्तान को देखा था, और पाकिस्तान के बाद हमारा एक और पड़ोसी नेबर, कौन सा नेबर है? सोचो जरा किसकी बात करेंगे? चाइना। बिल्कुल सही, चाइना को हम देखने वाले हैं। पाकिस्तान और चाइना दोनों हमारे आसपास, और दोनों में सब अब की बार हम चाइना की बात कर रहे हैं। तो मैं चाइना को समझाऊंगा, इसी चाइना को साथ साथ इंडिया के एग्जाम्पल से रिलेटेड करते जाऊंगा ताकि थोड़ा आपको समझ में आते जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना कंट्री है, इसी तरीके से हमारी इंडिया भी कंट्री, जैसे हमारी इंडिया कंट्री है ऐसी चाइना की कंट्री है। हमारे यहाँ पे लोकसभा है, चाइना के अंदर एक नेशनल असेंबली है, जिस असेंबली का नाम क्या है? उस असेंबली का नाम है क्वांगू रेनमिन दाइबियो दाहुई। बहुत इंटरेस्टिंग नेम है, एक बार आप चाहो तो खुद भी बोल सकते हो। ठीक है, क्वांगू रेनमिन दाइबियो दाहुई। ठीक है, ये क्या है? चाइना की नेशनल असेंबली का नाम है। हमारी असेंबली का नाम क्या है? स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो उसका नाम बोल सकते हैं लोकसभा, जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं। एज इट इज चाइना के अंदर क्या है, उसको मैं अब नेशनल असेंबली बोल रहा हूँ, नहीं तो पाऊंगो नहीं बोल रहा हूँ, इसका सिर्फ नेशनल असेंबली बोल रहा हूँ। ठीक है, ये चाइना के अंदर है। हमारे यहाँ पे लोकसभा के अंदर कितने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? हमारे यहाँ पे 552 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। चाइना के अंदर कितने होते हैं? चाइना के अंदर जो है 3000 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कितने? 3000। ठीक है, और अगर आगे मैं बात करता हूँ तो हमारे इंडिया के अंदर ये सारे रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से आते हैं? सब दिल्ली के होते हैं क्या? दिल्ली के रहने वाले के अंदर ही ये सारे रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे कोई उत्तर प्रदेश का होगा, कोई मध्य प्रदेश का, कोई गुजरात का, कोई महाराष्ट्र का, कोई छत्तीसगढ़ का, कोई बिहार, हरियाणा, पंजाब,
अगर मैं बात करूँ नीचे से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन सभी स्टेट्स की इसी तरीके से, दैट मीन्स इसको मैं एक लाइन में बोल सकता हूँ कि इंडिया के ऑल दी पार्ट्स, पूरे इंडिया कंट्री के हर एक हिस्से से एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ पे अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसी तरीके से जो चाइना के अंदर जो 3000 रिप्रेजेंटेटिव है, ये चाइना के हर एक एरिया से आते हैं। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है वो समझना जरूरी है। हमारे यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये जो है डायरेक्ट इलेक्टेड हो सकते हैं, ये खुद इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन चाइना के अंदर थोड़ी सी कंडीशन है। चाइना के अंदर कंडीशन क्या है? चाइना के अंदर कंडीशन ये होती है कि वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन सभी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले एक पार्टी की सहमति लेना पड़ती है। और वो कौन सी पार्टी है? उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, जो चाइना की पार्टी है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे भले बीजेपी का हो, भले कांग्रेस का हो, भले आम आदमी पार्टी का हो, भले किसी और पार्टी का हो, सारे जो मेंबर्स हैं उन किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को किसी भी पार्टी की परमिशन नहीं लेना पड़ती है इलेक्शंस के लिए, ठीक है। लेकिन चाइना के अंदर क्या होता है? चाइना को एक ही पार्टी की, सिर्फ एक, हर पार्टी की नहीं, जैसे किसकी परमिशन लेना पड़ती है, उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी की, पहली चीज। सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो 3000 रिप्रेजेंटेटिव है, इन रिप्रेजेंटेटिव्स में से कुछ सीट्स जो है स्पेशली मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए रिजर्व रखी जाती है। ये भी चीज चाइना के अंदर होती है, हमारे यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। एंड थर्ड नंबर पे ये जो इलेक्शंस होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड किए जाएंगे, जो 3000 में से इलेक्ट किए जाएंगे, इसमें से जो हायर पावर, मेजर पावर किसके पास रह सकता है? जो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास होगा। इस तरीके से हम लोगों ने चाइना की सिचुएशन देखी है। इसको मैं और डिटेल में अभी आगे बताऊंगा। इसी के साथ साथ एक और कंट्री देखो जरा, एक और कंट्री है जिसका नाम है मैक्सिको। अब मैक्सिको की सिचुएशंस की बात करूंगा तो मैक्सिको के अंदर क्या हो रहा था? मैक्सिको की इस कंट्री के अंदर ना तो कभी 1930 से अगर हम अभी तक की बात करें, स्पेशली 2000 के आसपास की, ना तो कभी यहाँ पे किसी मिलिट्री का रूल हुआ, ना ही यहाँ पे कभी किसी डिक्टेटरशिप की फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का रूल है। यहाँ पे लोगों ने ही सरकार को चुना, लोगों ने ही गवर्नमेंट को इलेक्ट किया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या, उसको हम समझते हैं। देखो मैक्सिको के अंदर क्या था? मैक्सिको के अंदर एक पार्टी थी जिस पार्टी का नाम था PRI, ठीक है। एक पार्टी ये थी और ये पार्टी जो है ना हर बार इलेक्शन जीतनी जा रही थी, हर बार ये इलेक्शन जीतती थी, देखिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दूसरी अदर भी पार्टी से, वो भी इलेक्शन में क्या करती है? कॉन्टेस्ट करती है, इलेक्शन में भाग लेती है। जैसे हमारे पे बीजेपी ने पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस के भी मेंबर आते हैं, आम आदमी के आते हैं, या फिर अगर हम बात करें महाराष्ट्र में सिन्हा जो है, इनके पार्टीज के मेंबर आते हैं, समाजवादी पार्टी के आते हैं, मुलायम सिंह यादव की जो पार्टी की नहीं, मायावती की पार्टी, इन सभी पार्टी के मेंबर जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैक्सिको में भी यहाँ पे भी सारे जो मेंबर है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैक्सिको के अंदर हर 6 साल के अंदर इलेक्शन हो रहे थे, ये भी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे हर बार एक ही पार्टी जीत रही थी। और कौन सी पार्टी जीत रही थी? उस पार्टी का नाम था आरपीआई पार्टी जो थी, ये हर बार इलेक्शन जीतती है। जैसे फॉर एग्जांपल, फिर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर हर बार एक इलेक्शन जीत रही तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम है? हमारे इंडिया में भी तो ऐसा होता है। हमारे इंडिया में अगर हम दिल्ली की बात करें, स्पेशली दिल्ली के अंदर कांग्रेस जो है वो 3 बार, लगभग 15 साल तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो कांग्रेस के लगभग जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तो 17 साल के, लगभग 17 साल तक इन्होंने रूल कराए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? रूलर तो जीत सकता है। तो वहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो इलेक्शन में जो रूलर जीत रहा था ना, वो एक मिस बिहेवियर, या एक मिस बिहेवियर नहीं, इसको हम बोल सकते हैं चीटिंग के थ्रू, एक मैल प्रैक्टिसेस के थ्रू जीत रहे थे। क्या कर रहे थे वो इलेक्शन के अंदर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे थे जिसके कारण वो जीत रहे थे, जिसको हम बोल सकते हैं वो ईमानदारी से नहीं दिख रहे, ईमानदारी से नहीं जीत रहे थे, वो बेईमानी से जीत रहे थे। वो क्या कर रहे थे? चीटिंग कर रहे थे, जैसा एग्जाम में करते हैं कि कुछ बच्चे इसकी कॉपी में देखेंगे, इसकी कॉपी में देखेंगे, इधर उधर सब तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, इसको बोला जाता है चीटिंग। तो ये लोग कैसे जीत रहे थे? चीटिंग के थ्रू जीत रहे थे, बेईमानी करके इलेक्शंस के अंदर जीत रहे थे। कैसी बेईमानी करते थे? तो देखो ये बेईमानी क्या करते थे, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, स्पेशली जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, कहाँ पे? मैक्सिको के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, इन सभी के लिए एक चीज कंपलसरी थी। क्या कंपलसरी था? इन सभी के लिए जो है, ये जो पार्टी है ना, इनकी पार्टी को, कौन सी पार्टी? PRI पार्टी की जो भी मीटिंग्स होती है, वो सारे मीटिंग्स को ज्वाइन करना जरूरी था। जिससे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे मान लो कोई गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल अभी बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की जो भी मीटिंग हो रही हो, उसमें किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो मीटिंग ज्वाइन करे। लेकिन मैक्सिको में ऐसा था। देखो कंफ्यूज मत होना, हमारे इंडिया में नहीं है, मैक्सिको के अंदर है। मैक्सिको के अंदर क्या था? मैक्सिको के अंदर जो रूलिंग पार्टी है, स्पेशली जो PRI पार्टी थी, इस पार्टी की जितनी भी मीटिंग्स हो रही है, वो सारी मीटिंग किसको अटेंड करना जरूरी था? वो सारी मीटिंग जो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अटेंड करना जरूरी है।
पहली चीज़ हो रही थी। सेकेंड नंबर पे वहाँ पे क्या हो रहा था, जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स है, ये सारे गवर्नमेंट टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था कि वो पेरेंट्स को कन्विंस करें, वो पेरेंट्स को बताएं, क्या बोले, पेरेंट्स को बोले कि आप सभी लोग PRI पार्टी को वोट दें। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट टीचर्स, कोई भी ऑफिसर किसी भी इंडिविजुअल्स को नहीं बोलता है कि आप पर्टिकुलर एक ही पार्टी को वोट दें। हमारे यहाँ बोलते हैं, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं कि आपको जिसको इच्छा हो उसको वोट दो, जिसकी इच्छा शक्ति भक्ति भी, जिसको वोट देना हो किसी को भी चुनो, किसी एक का नहीं बोलते। दूसरी चीज हो गई। थर्ड नंबर पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो मीडिया था, मीडिया मतलब जैसे हमारे यहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं होते, और दैनिक भास्कर हो गया या फिर जो भी टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, जितने भी न्यूज़पेपर है, ये सारे जो न्यूज़पेपर हैं ये क्या कर रहे थे, ये स्पेशली जो लूजिंग पार्टी, जो हारने वाली पार्टी थी, उसको ज़्यादा, उनके बारे में ज़्यादा कुछ बताते नहीं थे, उनके बारे में ज़्यादा कोई न्यूज़पेपर में खबर जो थी वो प्रिंट नहीं करते थे। सेकंड, ये जो रूलिंग पार्टी थी, रूलिंग पार्टी की जो भी क्रिटिसाइज भी नहीं किया जाता था, किसको, स्पेशली रूलिंग पार्टी को। क्रिटिसाइज करने का मतलब, मान लो इस रूलिंग पार्टी ने कोई गलत काम किया हो, कोई किसी पर्टिकुलर वर्क के अंदर इन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया हो, उसकी भी वो जो है उसको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, उसके बारे में बताते नहीं थे। जिससे अगर वो नहीं बताएंगे मीडिया में तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ऐसी चीज़ हुई है। जिस फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया के अंदर मान लो किसी ने कोई पुल बनाया किसी सरकार के टाइम, और वो पुल पानी आते से टूट गया, अब वो पुल डैमेज हो गया, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है। गवर्नमेंट ने जो पुल बनाया था वो खराब पुल था, ये गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। लेकिन उस गवर्नमेंट को हमारे इंडिया के अंदर क्रिटिसाइज भी किया जाता है। हमारे यहाँ पे न्यूज़पेपर में खबर आ जाती है, जैसे ही पुल टूटा सरकार की धज्जियां उड़ाते कि इस सरकार ने पुल बनाया और जिस दिन पुल बनाया उसी दिन ये पुल ढह गया। ऐसा कैसा हुआ MP के अंदर, अभी कुछ दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले न्यूज़पेपर में था कि हमारे यहाँ पे MP के अंदर एक पुल बना और वो पुल उसी दिन डूब गया जिस दिन वो बना था, मतलब उसी दिन वो टूट गया। जिस दिन बना पुल उसी दिन वो पानी के अंदर वो बह जाता है। ऐसी चीज यहाँ पे बताते हैं। तो ये जो क्रिटिसाइज करने का था, वहां पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा था, किसके द्वारा, मीडिया के थ्रू। ये चीज हम लोगों ने देखी थर्ड। और इसकी अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे क्या किया जा रहा था, जो स्पेशली जो रिप्रेजेंटेटिव थे, किसके, PRI पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, इन सारे रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट का जो है पैसा जो है वो खर्च किया जाता था। ये भी चीज़ की जा रही है। फिफ्थ नंबर की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उसको सुनोगे आप भी आश्चर्य हो जाओगे, शॉक्ड हो जाओगे। यहाँ पे क्या होता था, फिफ्थ नंबर की अगर मैं बात करूँ, मैक्सिको के अंदर जब इलेक्शन है, मान लो इलेक्शंस की डेट आ गई कि भैया ठीक है, सब ठीक है, कल आपको 8 बजे इलेक्शंस है, इलेक्शन में आपको वोट देने जाना है। कब, कल कितने बजे पहुंचना है, सुबह 8 बजे। ये चीज़ इन्होंने बताई। और जैसे ही आदमी जो है कल के दिन वोट डालने के लिए 8 बजे घर से निकले, और सडनली 10 मिनट पहले वो क्या कर रहे हैं, पोलिंग बूथ जो वहाँ पे वोट डालने जाना है उस बूथ को ही चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो जरा, आपके एग्जाम्पल से, एग्जाम सेंटर के थ्रू, मान लो आपकी एग्जाम है, आप 10th में जब आओगे, जब आपकी बोर्ड एग्जाम रहेगी, तो उसमें क्या होता है कि आपकी एग्जाम अलग अलग सेंटर्स, मतलब अलग अलग स्कूल्स में होती है। हो सकता है आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वहाँ पे आपकी एग्जाम ना होते हुए किसी दूसरी स्कूल में होगी, और उस स्कूल में आपकी एग्जाम होती है। अब सोचो जरा, आप एग्जाम देने वहाँ पे गए, आप जैसे ही स्कूल में पहुंचे, सडनली बोला जाता है 1 मिनट पहले कि यहाँ पे आपकी एग्जाम नहीं होगी, आपको तो यहाँ से और 50 किलोमीटर दूर वहाँ पे जाना है। तो क्या आप एग्जाम दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि एट द सेम टाइम पे सडनली 1 मिनट पहले बोला है 50 किलोमीटर दूर जाना है। जब तक आप पहुंचोगे शायद हो सकता है आधे घंटा, 1 घंटा, हाफ एन आवर, 1 आवर जो है कंप्लीट हो जाएंगे, आप लेट पहुंचोगे, और हो सकता है उसके बाद एग्जाम में आपको अलाउ भी ना करे। इस तरीके से वहाँ पे किया जाता था कि इमीडिएटली सेम टाइम पे सडनली 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पहले वो पोलिंग बूथ चेंज कर देते थे, पोलिंग बूथ की लोकेशन चेंज कर देते थे। इस तरीके से सारी प्रैक्टिसेस की जाती थी, जिसके कारण क्या है, ये जो PRI पार्टी, ये पॉपुलर पार्टी जो इलेक्शन जीतते जा रही थी। तो ये दोनों चीज हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल देखे हैं। क्या देखे हैं हम लोगों ने? स्पेशली यहाँ पे पहला चाइना का एग्जाम्पल देखा, सेकंड मैक्सिको का देखा। अब इन दोनों एग्जाम्पल को आप समझने की कोशिश करो। देखो, चाइना में क्या रियल चॉइस थी? चाइना के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे थे, उस इलेक्शंस के अंदर रियल रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल थे? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है, उन सारे रिप्रेजेंटेटिव को किससे परमिशन लेना होती थी? कम्युनिस्ट पार्टी से, या फिर कोई अगर अदर पार्टी भी है तो उसको कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अलायंस करना पड़ता था, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ दोस्ती करना पड़ती थी, तभी वो पार्टिसिपेट कर पाता है। दैट मीन्स की रियल चॉइस अवेलेबल ही नहीं है। हर कोई इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हो सकता है। जिसको अगर मान लो कम्युनिस्ट पार्टी मना कर देंगे तो वो इलेक्शन में भाग ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो ये चाइना के अंदर प्रॉब्लम थी। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है। हमारे इंडिया में जिसको भी इलेक्शन में खड़े होना वो खड़े हो सकते हैं, लेकिन 2 क्राइटेरिया, बेसिक कुछ क्राइटेरिया रहते हैं। उसकी एज होना चाहिए। आप बोलो सर मैं 10 साल का हूँ, 15 साल का हूँ, मुझे इलेक्शन में खड़ा होना, क्या मैं
हो सकता हूँ? नहीं। एक एज लिमिट हमारे यहाँ पे है, वो चीज़ जरूरी है। सेकंड, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। मालूम पड़े कोई चाइना से आ जाए, पाकिस्तान से आ जाए कि हमें इलेक्शन लड़ना है, तो उसे लड़ने देंगे? नहीं। लेकिन चाइना के अंदर क्या था, चाइना के अंदर ये चीज़ हो रही थी कि चाइना के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव थे उसको किस पार्टी का होना जरूरी है, उसको स्पेशली कम्युनिस्ट पार्टी की परमिशन लेना जरूरी है, जिसका मतलब हो गया कि लोगों के लिए रियल चॉइस नहीं है। इलेक्शंस हो रहे हैं, उस इलेक्शंस के अंदर रियल चॉइस जो है कैंडिडेट की अवेलेबल ही नहीं है, उनको जो मेंबर मिला है उसी को वोट देना है। ठीक है, ये चाइना की प्रॉब्लम थी। इसी तरीके से अगर हम बात करें मैक्सिको के अंदर, तो मैक्सिको के अंदर इलेक्शंस भी हो रहे हैं। इलेक्शंस के अंदर दो अलग अलग पार्टी से वो भी पार्टिसिपेट कर रही है, कॉन्टेस्ट कर रही है, लेकिन जो जीतने वाली पार्टी है वो चीटिंग कर रही है। वो क्या कर रही है, बेईमानी कर रही है। वो एक तरीके से मैल प्रैक्टिसेस के थ्रू, चीटिंग के थ्रू जो है इलेक्शंस जीत रही है। और इस तरीके से जहां पे चीटिंग की जा रही है, मैल प्रैक्टिसेस की जा रही है, तो वहां पे तो अपोजिशन पार्टी कभी जीत ही नहीं पाएगी ना। आप कुछ सोचो जरा, आप पूरी मेहनत से एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयारी कर रहे हो, टॉप करने के लिए तैयारी कर रहे हो, आपने एग्जाम लिखा, और एक दूसरा बच्चा है जो बिल्कुल जो है कॉपी, जो उसकी नोटबुक है CW वो लेके बैठा हुआ है। अब सोचो जरा किसके नंबर ज्यादा आ सकते हैं? जिसके पास कॉपी है, नोटबुक है, वो आराम से सारी चीजें को पूरी तरीके से लिख पाएगा। लेकिन तो ये एक तरीके से बेईमानी हुई। क्यों? क्योंकि इसने ईमानदारी से पूरी तरीके से याद नहीं करा था, इसने सिर्फ चीटिंग करी, कॉपी पेस्ट करा। इसके पास कॉपी है, उस कॉपी से ही सारे आंसर लिखे। इसी तरीके से मैक्सिको की प्रॉब्लम है। क्या मैक्सिको की प्रॉब्लम है? मैक्सिको में प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे इलेक्शन जो है फेयर नहीं हो रहे थे। इलेक्शन कैसे हो रहे थे? चीटिंग, ईमानदारी के साथ नहीं हो रहे थे, फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे थे। तो इसी दोनों एग्जाम्पल से हम लोगों को डेमोक्रेसी का एक सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर्स मिलता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? इलेक्शन शुड बी, इलेक्शंस कैसे होना चाहिए? इलेक्शंस शुड बी फ्री एंड फेयर। इलेक्शन कैसे होना चाहिए? फ्री एंड फेयर होना चाहिए। तो अभी तक इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने देखा है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन थी, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रूलर्स कौन होगा? रियल रूलर्स वही होगा जिसके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर हो। और यही हमारा डेमोक्रेसी का पहला फीचर्स था, क्या? कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होना चाहिए? रूलर्स के पास होना चाहिए। इसी को हम बोल सकते हैं हमारा डेमोक्रेसी का पहला और इंपॉर्टेंट फीचर। सेकंड फीचर्स क्या था? सेकंड नंबर का फीचर्स ये होता है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर कि इलेक्शंस किस होंगे? हु आर द रूलर्स। ठीक है, जो हम लोगों ने देखा था। एंड सेकंड क्या था? हाउ द इलेक्शंस विल कंडक्ट, कैसे इलेक्शंस होंगे। तो सेकंड क्या था हमारा कि सेकंड जो रूलर्स होंगे, रूलर्स शुड बी इलेक्टेड बाय फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू। इलेक्शंस कैसे होना चाहिए? बिल्कुल फ्री, चीटिंग, ईमानदारी के साथ होना चाहिए, बेईमानी के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल दो बच्चे क्लास में, दो बच्चों के बीच में कंपटीशन है कि कौन जो है सबसे तेज जो है दौड़ता है, सबसे तेज रनिंग कौन करता है। अब सोच फॉर एग्जांपल एक बच्चे को बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास खड़ा कर दिया और एक को 10 किलोमीटर दूर खड़ा कर दिया, बोला आप घर से आओ दौड़ते हुए। अब जो घर से आएगा दौड़ते हुए वो कहाँ जीत पाएगा? क्या पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि तो घर से भागते हुए आ रहा है, और इसको तो बिल्कुल स्कूल में मेन बाउंड्री लाइन के पास खड़ा कर दिया। दैट मीन्स कि यहाँ पे बेईमानी की है, यहाँ पे क्या किया? फेयर कॉम्पिटिशन नहीं था। तो हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होता है डेमोक्रेसी का कि जो इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन शुड बी कैसे होना चाहिए? फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे हैं डेमोक्रेसी के, जिसको हम बोल सकते हैं डेमोक्रेसी के फीचर्स। थर्ड जो इसके बाद वीडियो आएगा वहां पे हम रिमेनिंग दो टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी समझ आए तो आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं। और अगर आपके पास कमेंट करने का टाइम रहे या कुछ प्रॉब्लम्स रहे या किसी और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके टाइप भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।